फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज वीडियो पुस्तक प्रसंग में हमने शिक्षा और उत्तराधुनिकतावाद इस विषय को रखा है और पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में यानी उत्तर आधुनिक अवस्था में जो नए परिवर्तन हैं उन नए परिवर्तनों के कुछ पहलुओं को हम लोग यहां पर आपके सामने रखेंगे। सामान्य तौर पर हमारे यहाँ जो शिक्षा की बहस है वो शिक्षा की बहस जो है वो अभी भी कुछ मामलों में मॉडर्निज्म के फ्रेमवर्क में चल रही है। वो चाहे शिक्षक संगठन हो या शिक्षक समुदाय हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि मॉडर्निज्म का जो परिवेश है और मॉडर्निज्म का जो परिप्रेक्ष्य है ये दोनों ही पिछले 25-30 साल में बदल चुके हैं। हम मॉडर्निज्म से आगे निकल के आ गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसा कि नियम है, हमारे यहाँ रिवाज है कि पुरानी आदतें जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। तो मॉडर्निज्म में और मॉडर्निज्म के परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखने की जो हमारी आदत विकसित हुई थी शिक्षा को लेके खास तौर पर, वो आदत अभी बनी हुई है। इस फ्रेमवर्क से जब तक आप बाहर निकल के नहीं देखेंगे शिक्षा की समस्याओं को और शिक्षा के नए जो कार्यभार हैं उनको आप तय नहीं कर सकते। बहुत पहले मतलब 1990 में कलकत्ते में जो एक सेमिनार हुआ था हमारे विभाग में, तो उस विभाग में ही मैंने इस विषय को लेके बोला था और बाद में संयोग की बात थी कि वो जो बोला था मैं हमेशा लिख लेता हूं, जो बोलता हूं मैं वो पूरा का पूरा लेख कहीं गुम हो गया किताबों में। हजारों किताबें हैं मेरे घर में। अब वो जब ये उत्तराधुनिकतावाद वाली डिबेट की पुस्तक जब मैं नई ये वाली तैयार कर रहा था, उत्तराधुनिकतावाद और विचारधारा, तो उस समय वो पुराने कागजों में वो लेख मिल गया मुझे और वो संयोग से वो लेख इसमें है। नब्बे 91 में पहले हमने ये बात सबसे पहले रखी थी कि हमारा जो परिप्रेक्ष्य है वो एकदम बदल चुका है। जैसा कि हिंदी का रिवाज है, बुद्धिजीवियों का रिवाज है कि वो आसानी से कोई नई चीज एक्सेप्ट नहीं करते, उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट नहीं की। और जब वो सेमिनार हुई थी तो उस सेमिनार में नामवर सिंह मौजूद थे, उन्हीं के सामने ये बात रखी गई थी। उस के कुछ बिंदु मैं आपसे शेयर करूंगा मैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो आज भी हमारे लिए बहुत रिलेवेंट हैं। उसमें पहला जो मुख्य प्रस्थान बिंदु है जिसे कि समझने की जरूरत है वो ये कि शिक्षा में जो भी परिप्रेक्ष्य हमारा चलता रहा है, पठन पाठन से लेके शिक्षक विद्यार्थी के संबंध, अनुसंधान के प्रति हमारा रवैया, तमाम किस्म के और ज्ञान के जो अनुशासन हैं, चाहे सोशल साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, इन सब में एक खास किस्म का हमने एक वर्गीकरण किया हुआ है और सेग्रीगेशन किया हुआ है। अभी थोड़ा बहुत प्रचलन में चीज आ गई है कि कुछ लोग मानने लगे हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से काम लिया जाना चाहिए, लेकिन एक लंबे समय तक जब मैं पढ़ रहा था खाली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ जगहों पर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का इस्तेमाल होता था। हिंदी में भी बहुत कम लोग थे जो पढ़ाते थे ऐसे। तो पढ़ाने में एक ही अप्रोच होगी, तो संरचनावादी दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे, उत्तर संरचनावादी दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे या रूपवादी दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे
या मार्क्सवादी दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे या स्त्रीवादी दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे वगैरह वगैरह। और ये एक नजरिए से पढ़ाने की जो पद्धति थी, ये पद्धति लंबे समय तक रही, जबकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हिंदुस्तान का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एडमिशन तक में लागू की गई थी, अभी भी है वो। मसलन किसी लड़के ने इंजीनियरिंग में बीटेक किया है तो वो आराम से सोशियोलॉजी में एडमिशन ले सकता है और रिसर्च कर सकता है या एमए कर सकता है। अगर किसी विद्यार्थी ने फॉरेन लैंग्वेज में बीए किया है तो वो हिंदी में एमए कर सकता है। पहले नियम ये था जो सारी यूनिवर्सिटियों में रहा है कि एमए करते समय लोग उस विषय से बीए को प्रेफर करते थे या उस एरिया में से आना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमारे यहां नहीं रही है। अभी भी अधिकतर विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को नहीं मानते, वो एक ही अप्रोच से काम लेते हैं। तो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है जिसको कि समझने की जरूरत है वो ये कि पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में किसी भी विषय पर बातचीत एक ही दृष्टिकोण से नहीं हो सकती, बल्कि यह भी संभव है कि एक ही विषय पर आपको कोई चीज व्याख्यायित करते समय, विश्लेषित करते समय इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का सहारा लेना पड़े, अंतर विषयवर्ती जो पद्धति है उसका आपको सहारा लेना पड़े। अब ये प्रॉब्लम है, अपनी जगह है, क्योंकि शिक्षकों का जो पूरा का पूरा ओरिएंटेशन है, इवन यहां तक कि जो यूजीसी के जरिए जो ओरिएंटेशन कोर्स विश्वविद्यालयों में चलते रहे हैं लंबे समय तक, उनमें भी जो प्रोफेसर जो क्लास वगैरह लेने जाते रहे, मैं लगातार अपने टीचिंग के पीरियड में मैंने लगातार रिफ्रेशर कोर्स अटेंड किए हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में अटेंड किया, दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी अटेंड किया, मैं गया हूं मैं। तो वहां पर भी मैंने ये एक चीज महसूस की कि जो प्रोफेसर आते हैं पढ़ाने के लिए वे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से वाकिफ नहीं है। मसलन जब हम साहित्य पर बात करें तो हम साहित्य पर बात करते समय सिर्फ साहित्यिक दृष्टि के किसी एक नजरिए को आधार बना के ही बात न करें। हमें हो सकता है एक विषय को खोलने के लिए एक से अधिक दृष्टियों की जरूरत पड़े। तो हमारे यहां ये अभी तक तो मतलब पद्धति रही नहीं है कि हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का इस्तेमाल करें। मैं एक छोटा सा मतलब नमूना बता रहा हूं आपको कि कैसी वो बाधा रही है। हमारे यहां एकमात्र मुक्तिबोध थे आलोचकों में जिनके यहां एक से अधिक दृष्टिकोण मिलते हैं आलोचना में। यानी वे जिस मार्क्सवादी दृष्टिकोण से वे जयशंकर प्रसाद की कामायनी का मूल्यांकन कर रहे हैं, उस मार्क्सवादी अप्रोच के साथ साथ वो मनोविश्लेषण शास्त्रीय जो दृष्टिकोण है उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जिस दृष्टिकोण से, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से जैसे वो सुभद्रा कुमारी चौहान को देख रहे हैं, तो वे साथ साथ समाजशास्त्री दृष्टिकोण का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हिंदी में ये अप्रोच नहीं रही है। हिंदी की तो हालत इतनी खराब रही है कि रामविलास शर्मा हो या डॉक्टर नामवर सिंह हो या दूसरे लोग हो, ये जो मतलब आइकॉन माने जाते हैं हिंदी में आलोचना के, इनके यहां आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच तो मिलेगी ही नहीं, एक ही अप्रोच मिलेगी। तो सिंगल दृष्टिकोण से, सिंगल अप्रोच के जरिए ये जो पठन पाठन की पद्धति है, ये पठन पाठन की पद्धति हमें मिली थी प्रिंट टेक्नोलॉजी के संदर्भ से। लेकिन जब हम कंप्यूटर युग में दाखिल होते हैं, जो कि एक नया युग है, कंप्यूटर युग प्रिंट टेक्नोलॉजी का युग नहीं है। जब हम कंप्यूटर के संदर्भ में दाखिल होते हैं और कंप्यूटर के युग में दाखिल होते हैं, तो सारे के सारे ज्ञान के जो पिछले 200 वर्ष के जो मूल्यांकन है, वे पुनर्मूल्यांकन की कसौटी पर आ जाते हैं। और अब वहां पर एक से अधिक दृष्टियों का
इस्तेमाल होता है और एक से अधिक दृष्टियों के इस्तेमाल के जरिए उनका विश्लेषण किया जाता है। जो लिखा गया उस सब का मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के आधार पर बार बार किया गया है। संयोग की बात है कि एक व्यक्ति थे जो अभी भी हैं, प्रोफेसर हैं, साइकोलॉजी के बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, जिया लौतार ने एक पुस्तक लिखी, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस। ये द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो पुस्तक लिखी, ये पुस्तक बेसिकली जब आई तो इस पुस्तक कहने के लिए बहुत छोटी है, 125-150 पेज की पुस्तक है, बहुत छोटी पुस्तक है। लेकिन ये पुस्तक जब आई तो इस पुस्तक ने सारी दुनिया का ध्यान खींचा। और यह पुस्तक इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है कि यह पुस्तक, पहले जैसे हम लोग किसी विषय बात करते थे तो उसी विषय पर केंद्रित होकर बात करते थे। जैसे हमें सोशियोलॉजी की बात करनी है तो सोशियोलॉजी के ही ऊपर और सोशियोलॉजी के दायरे, सोशियोलॉजी की थ्योरी, इनके ही आधार पर बात करते थे। मार्क्सवाद पर बात करनी है तो मार्क्सवाद से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो काम है और जो व्यक्ति है, उसी पर केंद्रित होकर बात करते थे। लेकिन पोस्ट मॉडर्न कंडीशन नामक पुस्तक आने के बाद में एकदम एक नई चीज हम सबके सामने आई। और वो नई चीज क्या थी? वो नई चीज ये थी कि किसी भी विषय पर बात करते समय, चाहे शिक्षा पर बात करें, चाहे संस्कृति पर बात करें, चाहे साहित्य पर बात करें, चाहे राजनीति पर बात करें, बात करते समय एक चीज ध्यान रहे कि ये सारे के सारे क्षेत्र, यानी ज्ञान के उत्पादन के जितने भी क्षेत्र हैं, या मार्क्सवादी टर्मिनोलॉजी में कहें अधरचना के जो क्षेत्र हैं, ये अधरचना के क्षेत्र एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। और ये अधरचना के क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे हैं और बदल भी रहे हैं। अब तक हम एक मोटे फार्मूले का इस्तेमाल करते रहे थे कि नरेश गोस्वामी जी ने यह पूछा है, क्या अंतर अनुशासनिकता का कंप्यूटर के आगमन से सीधा संबंध है? सीधा संबंध अगर कैटेगोरिकली कहा जाए तो हां है। कारण यह है कि कंप्यूटर जब आया था तो कंप्यूटर के साथ में ये इतने विषय नहीं थे। इनिशियली कंप्यूटर को कंसीव किया गया था इसलिए कि जो सैन्य सामग्री है अमेरिका के पास द्वितीय विश्व युद्ध के समय, उस सैन्य सामग्री का हिसाब किताब कैसे रखा जाए, क्योंकि सैन्य सामग्री का द्वितीय विश्व युद्ध में देखा गया कि हिसाब किताब खोजने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अब पता करना है कि अमेरिका के पास टैंक कितनी है, बारूद कितना है, बंदूक कितनी है, मिसाइल कितनी है, हवाई जहाज कितने हैं, नौसेना के जहाज कितने हैं, सैनिक कितने हैं, नौसैनिक कितने, ये सारी चीजें अलग अलग रजिस्टर्स में फैली हुई थी। तो उस जमाने में एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वन्नेवर बुश। सो वन्नेवर बुश ने सबसे पहले इस प्रॉब्लम को जेहन में कंसेप्चुलाइज किया और उसके बाद में उन्होंने एक मिमिक्स नाम से प्रोग्राम बनाया जिसके आधार पर भविष्य में कंप्यूटर तैयार हुआ। तो इनिशियली जो कंसीव किया गया था वो इसलिए कंसीव किया गया था कंप्यूटर कि खाली ये जो सैन्य सामग्री है और सेना का जो संचालन है, इसके हिसाब किताब को खाली रखने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब कंप्यूटर के क्षेत्र में दाखिल हुए ये लोग, संयोग की बात है, अमेरिका में कंप्यूटर जब इंस्टॉल किया गया वहां सरकारी संस्थानों में, वहां से मुश्किल से 10 या 11 साल बाद भारत में बाकायदा ये महालनोबिस के ऑफिस में कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया। ऐसा नहीं था कंप्यूटर इधर ही आया राजीव गांधी के टाइम पर, नहीं। तो धीरे धीरे कंप्यूटर ने क्या किया कि कंप्यूटर का विकास इस तरह से हुआ कि कंप्यूटर ने अपने से पहले के सारे कम्युनिकेशन के मीडियम को इंटरनलाइज कर लिया।
और इसने एक नई कम्युनिकेशन के मीडियम को जन्म दिया, जिसमें कि सारे कम्युनिकेशन के पहले के मीडियम हैं। आप कंप्यूटर में आप रेडियो भी सुन सकते हैं, आप टीवी भी देख सकते हैं, आप सिनेमा भी देख सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। आप जितने पहले के मीडियम हैं जो कंप्यूटर के आने के पहले हैं, वे सारे के सारे मीडियम का कंप्यूटर ने अपने अंदर समावेश कर लिया। और इस समावेश को करने में निश्चित तौर पर वर्चुअल टेक्नोलॉजी और दूसरे जो प्रकल्प थे उनकी मदद मिली, और इसने ये जो विभिन्न क्षेत्र के जो माध्यम थे जो एक ही में आ गए, इसने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में सोचने के लिए हम सब लोगों को मजबूर कर दिया। ल्योतार की ब्यूटी है कि ल्योतार ने सबसे पहले इस चीज को पकड़ा और उसने इस बात को रेखांकित किया कि ये जो नया जो पैराडाइम शिफ्ट है, वो पैराडाइम शिफ्ट का आधार है कंप्यूटर और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। यह बात दीगर है कि जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है वो बताती है कि यह बात दीगर है कि ल्योतार से बहुत पहले वन्नेवर बोस ये बात लिख चुके थे। अटलांटिक मंथली जो मैगजीन थी उसमें उनका बहुत फेमस आर्टिकल है जो कि कंप्यूटर को मिमिक्स के प्रोग्राम को कंसीव करते हुए उन्होंने लिखा था, जो कि एक तरह से गीता माना जाता है वो कंप्यूटर की हिस्ट्री में। अब संयोग की बात है कि जैसा कि मॉडर्न पीरियड का एक अपना एक एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस में यह रहा है कि हमेशा नए विचार आंधी की तरह आते हैं। वो कहां से आते हैं? पेरिस से आते हैं। तो विचारों की जो नई जमीन तैयार हुई वो कहां तैयार हुई? वो पेरिस से तैयार हुई। ल्योतार शुरू में मार्क्सवादी थे, बाद में वो अपने चलते चलते मार्क्सवाद से बाहर निकल गए और फिर कुछ और करने लगे वगैरह वगैरह। लेकिन उसकी जो समझ थी, बुनियाद थी शुरू में, वो उस पर मार्क्सवाद का गहरा असर है। तो ल्योतार ने जो ये चीज रखी वो ये कि कंप्यूटर के आने के बाद में जो ज्ञान का जो रूप बदला है वो क्या है, और उससे शिक्षा का रूप तय होगा। ल्योतार पहले व्यक्ति थे जिसने अंडरलाइन किया कि ज्ञान का अब मंत्र है व्यापारीकरण। अब नॉलेज एक बिकाऊ माल है, और ये जो बुनियादी चीज थी इसने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया, और इसमें शिक्षा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और अगर कंप्यूटर के जरिए ज्ञान का अगर मंत्र यह है कि ज्ञान का मतलब है ज्ञान का व्यापारीकरण। पहले ज्ञान का मतलब था विकास, चेतना का विकास, विचारधारा का विकास, व्यक्तित्व का विकास। मतलब अनेक एरियाज थे जो कि पिछले 200 वर्षों में प्रिंट टेक्नोलॉजी के संदर्भ में विभिन्न अनुशासनों ने विकसित किए थे। वे सारे के सारे एक सिरे से कोलैप्स कर जाते हैं। अब ज्ञान वो वह जो कि जिसका दाम मिले, वो मेरी तरह नहीं, वो जो फोकट में जो बोलता रहता हूं ना, ये नहीं। हाँ, बोलने वाले वही हैं जो कि पोस्ट मॉडर्न वही हैं, ज्ञानी लोग भी वही हैं जो ज्ञान के बदले वे पैसा लें, ज्ञान को बेचें। तो एक नई कंडीशन पैदा हुई जिसमें ज्ञान का जो रूप था वो रूप बुनियादी तौर पर बदल गया। अब व्यापारीकरण उसका एक प्रमुख मंत्र बन गया, बुनियादी आधार बन गया। तो जाहिर है कि इससे शिक्षा पर भी असर पड़ा, और शिक्षा पर जो असर पड़ा उसने अवधारणाओं पर भी असर पड़ा, इसका दूसरी चीजों पर भी असर पड़ा। और इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ा वो ये कि इसने, कंप्यूटर ने खासतौर पर राष्ट्र राज्य के कॉन्सेप्ट को सीधे प्रभावित किया। जो
नेशन स्टेट की जो धारणा थी, ये एक संप्रभु राष्ट्र की जो धारणा थी, उस राष्ट्र की धारणा को, संप्रभु राष्ट्र की धारणा को सीधे इसने क्षतिग्रस्त किया। अब आप देखिए, कंप्यूटर की आंधी सारी दुनिया में जो आती है, उस आंधी के पैरेलल विश्व व्यापार संगठन आता है, गेट की वार्ताएं आती हैं, गेट के समझौते होते हैं, और एक पूरी की पूरी एक नई विश्व व्यवस्था जन्म लेती है। और ये कंप्यूटर के आने के बाद एक और चीज आती है जिसे हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। सो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को निर्मित करने में हमारे घर के अंदर कंप्यूटर और घर के बाहर सैटेलाइट, ये दो चीजें थी जिन्होंने के पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को निर्मित किया। और मॉडर्निज्म के दौरान जो कंडीशंस बनाई गई थी, जो अवस्था निर्मित की गई थी, उसको एकदम उलट दिया। इंटरनेट का कोई काम कंप्यूटर के बिना नहीं हो सकता, और कंप्यूटर का कोई भी काम इंटरनेट के बिना नहीं हो सकता। और झगड़ा कहां से शुरू हुआ? झगड़ा शुरू हुआ गेट की वार्ताओं में। गेट की वार्ताओं में, विश्व व्यापार संगठन के लिए जो समझौता हो रहा था, उसकी वार्ताओं में तीसरी दुनिया के देशों के साथ, अमेरिका और उसके साथ के देशों के साथ यह समझौता नहीं हो पाया, खासतौर पर बौद्धिक संपदा के जुड़े हुए मसलों पर, जिसमें सांस्कृतिक क्षेत्र भी आता था, सांस्कृतिक प्रोडक्ट भी आते थे, मास कल्चर के प्रोडक्ट आते थे, कल्चर के प्रोडक्ट आते थे। तो व्यापार के क्षेत्र में सभी स्तर पर ग्लोबल एग्रीमेंट हो गया, लेकिन सांस्कृतिक वस्तुओं के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका और वो ब्रेक कर गया। सांस्कृतिक वस्तुओं पर तीसरी दुनिया के देशों का बौद्धिक वर्चस्व और स्वामित्व नष्ट करने के लिए इंटरनेट को इजाद किया गया। और इंटरनेट का जो आरोपण है, जो वो आया इंटरनेट, तो उसने सबसे पहला काम क्या किया इंटरनेट ने? हम में से अधिकतर लोग जानते हैं इस बात को। इंटरनेट जब आया तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो आपके सांस्कृतिक माल थे, उनके अपहरण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो हमारा सबसे बड़ा सांस्कृतिक माल क्या था? हमारा सबसे बड़ा, तीसरी दुनिया के देशों का सबसे बड़ा, यानी 47 के बाद जो हमने सबसे बड़ी ताकत अर्जित की थी सांस्कृतिक जगत में, वो ताकत क्या थी? बॉम्बे का हिंदी सिनेमा। हॉलीवुड के सिनेमा ने सारी दुनिया के देशों को, तीसरी दुनिया के देशों को खासतौर पर रोक दिया था। हॉलीवुड का माल बिकता था, लेकिन भारत अकेला ऐसा देश था जिसका कि हॉलीवुड का प्रोडक्ट इतना ताकतवर था कि यहां हॉलीवुड घुस नहीं पाया था। और यहां पर नियम बने हुए थे, हॉलीवुड की फिल्में आसानी से नहीं आती थी। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के आने के पहले तक कोई भी फिल्म हॉलीवुड की जब भारत आती थी तो उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती थी मिनिस्ट्री से। सूचना प्रसारण मंत्रालय वो मुश्किल से साल में 4 या 5, मैक्सिमम 6 फिल्में सैंक्शन करता था। वो सारी हिंदी सिनेमा दिखाया जाता था। और हिंदी सिनेमा का सिर्फ यहीं पर जोर नहीं था, असर नहीं था, हिंदी सिनेमा का हिंदुस्तान के बाहर भी असर था। और ये हॉलीवुड की जो लॉबी थी उसे ये पसंद नहीं था। ये तो मैं एक प्रोडक्ट बता रहा हूं खाली आपको। तो जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट के आते ही सबसे पहला काम क्या हुआ कि लोगों ने अपनी जो पर्सनल कलेक्शंस के नाम पर, लोगों ने अपनी जो संगीत, विभिन्न किस्म के संगीत के कलेक्शंस किए हुए थे, वो अपलोड करने शुरू कर दिए इंटरनेट पर। और यहां से सांस्कृतिक संपदा के अपहरण की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। गेट के समझौते में जब एग्रीमेंट नहीं हुआ तो इंटरनेट को लाया गया था तीसरी दुनिया के देशों के सांस्कृतिक मालों के अपहरण के लिए। इसलिए नहीं कि आप कम्युनिकेट कर लें। जब इंटरनेट आया था तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इंटरनेट की ताकत क्या है, इसके अंदर जो खबरें क्या हैं, खबरों की ताकत क्या है, किसी को अंदाजा नहीं था। बिल क्लिंटन उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे और बिल क्लिंटन की जो
ऑफिस में काम करने वाली असिस्टेंट थी मोनिका लेविंस्की। मोनिका लेविंस्की के साथ में जो बिल क्लिंटन के शारीरिक संबंधों के और शारीरिक दैहिक शोषण की खबरें मोनिका लेविंस्की ने बहुत कोशिश की कि अमेरिका का कोई अखबार उसके उस शोषण के बारे में छाप दे। अमेरिका के सारे अखबारों ने मना कर दिया। कोई अखबार छापने के लिए तैयार नहीं था कि बिल क्लिंटन जिस लड़की का दैहिक शोषण कर रहे हैं उसकी कोई खबर छापे। सो मोनिका लेविंस्की ने किसी तरह से अपनी पूरी राम कहानी, कैसे क्लिंटन ने उसका शोषण किया, ये पूरी की पूरी राम कहानी इंटरनेट पर डाल दी। वो दिन है और आज का दिन है। और जब वो इंटरनेट पर पहली बार मोनिका लेविंस्की की स्टोरी आई तो उसने इतनी सनसनी पैदा की, इतना गहरा असर पैदा किया कि अमेरिका का सारा मीडिया उसे छापने के लिए मजबूर हुआ। क्लिंटन ने 2 बार सीनेट में जाके माफी मांगी। जिस मोनिका लेविंस्की की खबर छापने के लिए अखबार तैयार नहीं थे, उस मोनिका लेविंस्की की खबर को टनों कागज खर्च हुआ और सभी अखबारों ने छापा फिर मजबूर होकर। तो लोग जानते नहीं थे कि इंटरनेट का यह भी उपयोग हो सकता है। तो मोनिका लेविंस्की की घटना ने एक सिरे से इसको भी उद्घाटित कर दिया। नरेश गोस्वामी जी ने एक बात पूछी है बीच में ही, मैं उस पर एक सेकंड लूंगा मैं। उन्होंने पूछा है कि इंटरनेट को सांस्कृतिक संपदा के अपहरण के लिए विकसित किया गया है, क्या यह बहुत इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्याख्या नहीं है? नहीं, इसमें ये एक बहुत बड़ा पहलू है। ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्याख्या का प्रश्न नहीं है। सवाल यह कि किस हिस्टोरिकल कंडीशन में और किन वजहों से इंटरनेट आया। इंटरनेट आ ही सकता था। कभी मौका लगा तो मैं इसके डिटेल्स में आपके पास में आऊंगा। मैं जब मैं हाइपरटेक्स्ट वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट वाली जो पुस्तक है उसके संदर्भ में जब मैं बात करूंगा तो मैं आऊंगा, मैं डेफिनेटली मैं बात करूंगा। मैं ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्याख्या नहीं है, बल्कि मैं ये कहूं आपसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अपना कोई बौद्धिक उत्पादन नहीं है, बल्कि उसने वैज्ञानिकों के बौद्धिक उत्पादन का अपहरण किया और मुनाफा कमाया, और इसके प्रमाण हैं। हम जिस हाइपर टेक्स्ट में लिखते हैं इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर, जिस कीबोर्ड से लिखते हैं हम लोग, उस हाइपर टेक्स्ट को इजाद किसने किया? बिल गेट ने? जी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने कोई चीज इजाद नहीं की, बल्कि अमेरिकी प्रशासन की मदद से जो वैज्ञानिक समूह काम कर रहे थे, उन वैज्ञानिक समूहों के पूरे संगठन को और पूरे के पूरे जमावड़े को ब्रेक करके, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि वंडेवर बुश पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि यह चीज हमें दी मिमिक्स के प्रोग्राम के जरिए। वंडेवर बुश अमेरिकी सरकार में बहुत बड़े साइंस के प्लानर थे, नीति निर्धारक थे। उन्होंने जो कीबोर्ड बनाया था वो बहुत विशाल कीबोर्ड था, और ऐसा कीबोर्ड था जस्ट लाइक इंसाइक्लोपीडिया। अभी जैसे हम लोग पन्ना खोलते हैं तो एक पन्ना खुलता है, बाकी पन्ने छुपे रहते हैं, लेकिन वंडेवर बुश ने जो कीबोर्ड बनाया था और जो उसकी स्क्रीन बनाई थी, उस स्क्रीन पर एक साथ अगर आपने 50 पन्ने खोले तो 50 पन्ने देख सकते हैं आप। जब हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, टेक्नोलॉजी के विकास के बारे में बात करें, उसके उद्भव के बारे में बात करें, तो उसके सही राजनीतिक आर्थिक कारणों को जानने की कोशिश करें। ये जो टेक्नोलॉजी आई, ये टेक्नोलॉजी किसी के दिमाग की फितूर की देन नहीं थी खाली। वंडेवर बुश को कंप्यूटर की जरूरत महसूस हुई, इसलिए कंप्यूटर का प्रोग्राम का जन्म हुआ, क्योंकि वहां सैन्य उपकरणों की मदद
सैन्य उपकरणों की देखभाल, उसके हिसाब को रखने की जरूरत थी। इसलिए आप देखेंगे कि आज भी कंप्यूटर की पूरी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की पूरी टेक्नोलॉजी किससे जुड़ी हुई है? नाविनाल बद्ध है सैन्य तंत्र से। हम आप जो कुछ यहां पर लिखते हैं और बोलते हैं वो सारा कहां जाता है? भारत में। भारत सरकार के पास में कोई जगह नहीं है। वो जो पूना में जो हमारे यहां सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है ठीक से। सारा का सारा गूगल के सर्वर में जा रहा है, और गूगल के सर्वर कहां लगे हुए हैं? वो अमेरिका में लगे हुए हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। मैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्याख्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसको और बढ़ाना चाहता हूं। मसलन बॉम्बे में बम विस्फोट के टाइम पर कसाब को पकड़ा गया। कसाब को पकड़ा गया बॉम्बे में। कोर्ट में उसके खिलाफ में कोई प्रमाण नहीं था भारत सरकार के पास में कि यह पाकिस्तान का आदमी है। क्योंकि उसके जो भी फोन के जो कन्वर्सेशंस थे, वो कन्वर्सेशंस कहां संचित हो रहे थे? वो संचित हो रहे थे गूगल के सुपर कंप्यूटर में। अब आप सोचिए, एक टेररिस्ट काम कर रहा है भारत में, पकड़ा जाता है भारत में, लेकिन भारत के कानून की ब्यूटी है कि अगर कोई प्रमाण आपको देना है तो जहां से आपने प्रमाण लिया है उस प्रमाण का मालिक, संचालक आके कोर्ट में उसे पुष्ट करे। तो बाकायदा एफबीआई के लोग आए अमेरिका से, प्रिंट आउट लेकर आए। वो उन्होंने अदालत में आके बाकायदा पुष्ट किया कि हां ये जो कन्वर्सेशन है ये सही है और ये हमारे सुपर कंप्यूटर में दर्ज हैं और हम इसे पुष्ट करते हैं। भारत सरकार के पास में पुष्टि का कोई आधार नहीं था। दूसरा एक घटना और बता रहा हूं। जब क्लिंटन हिंदुस्तान आए, तो क्लिंटन जब हिंदुस्तान आए तो उस समय हिंदुस्तान जब आए थे तो अमेरिका का राष्ट्रपति जब चलता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ जहाज में नहीं चलता, अमेरिका का राष्ट्रपति सैटेलाइट और नीचे उसका पूरा दस्ता दोनों चलते हैं। तो अमेरिका का एक सैटेलाइट भारत के ऊपर केंद्रित कर दिया गया, और जब केंद्रित भारत के ऊपर कर दिया गया तो भारत के जितने भी मैसेज थे वो अब वो सैटेलाइट से छन के सुपर कंप्यूटर में जा रहे थे, जिससे कि कोई भी दुर्घटना अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ न हो सके। उनका सिस्टम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके लिए उन्होंने एक रैंडम सैंपल लिया और एक मैसेज पकड़ के उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया। वो मैसेज कौन सा था? वो अजहरुद्दीन और वो 5-6 जो क्रिकेट के खिलाड़ी थे वो सट्टेबाजी करते हुए पकड़े गए थे। उसमें वो कन्वर्सेशन थे उनके सट्टेबाजी के। वे 6 खिलाड़ी, उनके कन्वर्सेशन किसने पकड़े? अमेरिकी सैटेलाइट ने, और वो उन्होंने सीबीआई को दे दिए और वो अखबारों में आ गई वो चीज। सीबीआई ने एफआईआर कर दी। आज तक अजहरुद्दीन के खिलाफ और दूसरे खिलाड़ियों के खिलाफ में जिन पर सट्टेबाजी का आरोप था, आज तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है कोर्ट में। क्यों? क्योंकि जो डिटेल्स थे, जो उसके प्रामाणिक डिटेल्स थे, वो तो भारत में है ही नहीं। वो कहां है? वो अमेरिका में एक सुपर कंप्यूटर में, और सुपर कंप्यूटर से लेने के लिए आपको बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इतनी एक्सरसाइज करने के लिए सीबीआई तैयार नहीं है। तो ये जो इंटरनेट का कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन का मालिक कौन है? नरेंद्र मोदी मालिक नहीं है इसके। भारत सरकार अपने भारत में चल रहे कम्युनिकेशन की मालिक नहीं है। ये गलतफहमी है। इस कम्युनिकेशन के मालिक में जो इसके सर्वर को चलाते हैं, और सर्वर का सारा माल जिनके यहां संकलित होता है, और सर्वर किसके लगे हुए हैं? वो सर्वर कहां लगे हुए हैं? वो सब अमेरिका में लगे हुए हैं। एक और छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जिससे कि आप इसकी जटिलता को समझ सकें। हमारे यहां से कॉपीराइट एक्ट के दायरे के बहुत सारी रचनाएं चली गई। जो कॉपीराइट का नियम है 55 साल 60 साल जो भी नियम है, उसके बाद में जो भी रचना वो कॉपीराइट एक्ट से मुक्त हो जाती है।
तो गूगल वालों ने सबसे बढ़िया काम किया हुआ ये कि जो कॉपीराइट एक्ट के बाहर है उसको धाए धाए करके वो जो है उन्होंने अपलोड कर दिया। अमेरिका के पब्लिशर और राइटर्स ने मिलकर इसके ऊपर एक एग्रीमेंट कर लिया, और जिस समय एग्रीमेंट किया गया था मैंने उस समय भी लिखा था। और एग्रीमेंट क्या किया उन्होंने कि अब गूगल पर जो भी कुछ है उसका कॉपीराइट किसके पास होगा? वो गूगल के पास होगा। कमाल की चीज है। तुलसीदास मेरे, सूरदास मेरे देश के, लेकिन कॉपीराइट किसके पास? गूगल के पास। अमेरिका में अनेक स्वयंसेवी संगठनों ने मुकदमा किया और इस एग्रीमेंट को क्वेश्चन किया, और अंत में गूगल और दूसरी कंपनियों ने जो राइटर्स एसोसिएशन के साथ में जो एग्रीमेंट किया था, यह एग्रीमेंट कोर्ट में सस्टेन नहीं कर पाया और कहा कि आपके एग्रीमेंट के दायरे में सिर्फ अमेरिका और कनाडा के राइटर्स आते हैं। शायद हो सकता है उसमें बाद में ब्रिटेन के राइटर्स भी जोड़ दिए गए थे। बोले इसके अलावा पूरी दुनिया के राइटर्स के राइट्स का आप मालिकाना हक आपके पास नहीं होगा। भारत से उस केस में 4 या 5 पब्लिशरों ने जाके बाद में शिरकत की थी। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं आपसे? वो इसलिए कि ये जो इंटरनेट आया था और ये गूगल नाम की जो संस्था आई, इस संस्था का प्रमुख लक्ष्य यह था कि आपकी जो बौद्धिक संपदा है उसका कैसे अपहरण किया जाए, उसका स्वामित्व कैसे हासिल किया जाए। नहीं, रूस के सर्वर हैं अपने, चाइना के सर्वर हैं अपने। चाइना ने तो गूगल को निकाल दिया बाहर, फेसबुक को निकाल दिया, वो अपना उनका सर्वर है। हमारे पास कोई सर्वर नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मसलन अगर गूगल पर जाके लोग तुलसीदास को खोजते हैं और हर क्लिक पर 50 पैसे खर्च होते हैं, यानी आप जितनी देर रहते हैं आपका वाइट तो उठता है, तो वो किसके खाते में जाएगा? गूगल के खाते में जाएगा वो। तो तुलसीदास से इनकम किसे हो रही है? गूगल को हो रही है। तुलसीदास हमारे, इनकम हमारी होनी चाहिए, हमारे देश के पब्लिशर को मिलना चाहिए, हमारे देश के खजाने में वो पैसा आना चाहिए, लेकिन हमारे देश में वो पैसा नहीं आता। हमने कभी सोचा ही नहीं कि लता मंगेशकर किसकी है, कभी सोचा ही नहीं। संगीत के क्षेत्र से इस सांस्कृतिक अपहरण की और लूट की शुरुआत हुई थी, और अब वह चीज आपके पर्सनल बैंक अकाउंट की लूट तक पहुंच चुकी है। बैंक डकैतियां जितनी बड़े पैमाने पर इंटरनेट के जरिए हुई हैं, उतनी बैंक डकैती तो सोशल हिस्ट्री में कभी प्रत्यक्ष में नहीं हुई। हमने कभी सोचा ही नहीं इसे कि ये जो नई कंडीशन है, इस नई कंडीशन में जो कम्युनिकेशन का जो नया मीडियम, यानी कंप्यूटर और कंप्यूटर से कनेक्टेड जो सैटेलाइट आ रही है, उस सैटेलाइट के पीछे किस तरह का आइडियोलॉजिकल मॉडल काम कर रहा है। रोज खबरें आती है ना बैंक फ्रॉड की। इतने बैंक फ्रॉड कंप्यूटर आने के पहले नहीं हुए थे बैंक में, जितने फ्रॉड कंप्यूटर आने के बाद हुए हैं। आप सोशल हिस्ट्री उठा के देखिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद में सोवियत संघ की संपत्ति कैसे रखे रखे ही सोवियत संघ से बाहर चली गई। डकैती, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंटरनेट की, कम्युनिकेशन की, टेक्नोलॉजी की धुरी है डकैती। वो सांस्कृतिक डकैती से लेकर आर्थिक डकैती तक वो फिनोमिना शामिल है। और यही वजह है, आप कंप्यूटर के अभ्यस्त हो चुके हैं, आप इंटरनेट के अभ्यस्त हो चुके हैं, तो आप मोदी की डकैती के भी अभ्यस्त हो चुके हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ये आपकी नसों में घुस चुकी है ये चीज। सो नई कंडीशन कौन सी है? नई कंडीशन यह है कि हम एक ऐसे कम्युनिकेशन में हैं जिस कम्युनिकेशन को हम नियंत्रित नहीं करते, कम्युनिकेशन को नियंत्रित कोई और करता है, वो हमारे देश में नहीं रहता। इसी अर्थ में यह बात कही गई कि कम्युनिकेशन के इस नेटवर्क के आने के बाद सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त कौन सी चीज हुई? राष्ट्रीय संप्रभुता क्षतिग्रस्त हुई।
राष्ट्र राज्य का जो ढांचा बना वो ढांचा एकदम कोलैप्स कर गया। ये जो लिबरलाइजेशन की आंधी सारी दुनिया में आई, उस लिबरलाइजेशन की आंधी का एक बुनियादी आधार उपकरण के तौर पर तैयार किया किसने? कंप्यूटर और इंटरनेट ने, सैटेलाइट ने। एक और चीज वो ये कि कंप्यूटर जब आया तो कंप्यूटर में आने के बाद में सबसे ज्यादा चुनौती किसको दी? सबसे ज्यादा गंभीर चुनौती दी कंप्यूटर आने के बाद में जो समृद्ध जातीयताएं थी, जो समृद्ध नेशनलिटीज थी, उनको सबसे ज्यादा चुनौती दी उसने। अब आप यहां से सोचिए, सबसे पहले महालनोबिस के ऑफिस में कलकत्ते में स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में सबसे पहले कंप्यूटर इंस्टॉल होता है नेहरू के जमाने में। और जब सोकॉल कंप्यूटर रेवोल्यूशन जो राजीव गांधी ने लॉन्च किया, उस कंप्यूटर रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा विरोध, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहां से आती है? बंगाल से, लेफ्ट फ्रंट से। कंप्यूटर की ब्यूटी है कि वह सबसे जो ताकतवर नेशनलिटी है सबसे पहले उसको निशाने पर लेता है। पूरी तहस नहस हो गई बंगाली जातीयता, नेशनलिटी पूरी तहस नहस हो गई, बिखर गई। पूरे कंप्यूटर के आने के बाद का जो फेज है वो बंगाली जातीयता के बिखरने का फेज है। माइग्रेट वो पहले भी कर रहे थे, लेकिन इस तरह से माइग्रेट कभी नहीं किए। एकदम बर्बर ढंग से रूइन कर दिया गया पूरा बंगाल। ऊपर सतह पर दिखाई दे रहा था लेफ्ट पॉलिटिक्स। कंप्यूटर की ब्यूटी है कि वह जिस चीज को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। एक और चीज में कंप्यूटर के इस प्रभाव को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित थे सोवियत संघ के कम्युनिस्ट। सोवियत संघ के कम्युनिस्टों ने, सोवियत संघ के साइंटिस्टों ने सबसे पहले ब्रेजनेव के जमाने में सबसे पहले यह इंसिस्ट किया कि कंप्यूटर के बारे में हम लोग बात कर लें। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने परमिशन नहीं दी। सोवियत संघ में करीब 20 या 22 अंडरग्राउंड शहर हैं, साइंस सिटी जिसे हम लोग कहते हैं। सोवियत संघ कंप्यूटर के मामले में बहुत विकसित था, लेकिन सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी जो आने वाला जो चेंज था उसे पकड़ ही नहीं पाई, समझ ही नहीं पाई। और उसका दुष्परिणाम यह था, पूरा का पूरा सोवियत संघ कोलैप्स कर गया। कंप्यूटर की ब्यूटी है कि कंप्यूटर जहां जाता है वहां वो जो ताकतवर नेशनलिटीज होती हैं उनको वो सबसे पहले चुनौती देता है, उन्हें एकदम तहस नहस करके रख देता है, तोड़ के रख देता है। पूरा सोवियत संघ बिखर गया। लोगों ने सोचा ही नहीं कैसे बिखर गया। सतह पर एक चीज दिखाई दे रही थी, कंप्यूटर आया और कंप्यूटर के साथ में जो सैटेलाइट आई, सैटेलाइट के साथ में सैटेलाइट कम्युनिकेशन आए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ में सैटेलाइट टेलीविजन आए और सैटेलाइट टेलीविजन के साथ में सैटेलाइट विज्ञापन आए। और सैटेलाइट विज्ञापन पहली बार गोरबाचोव के जमाने में पहली बार सोवियत संघ में ओपन किए गए। विज्ञापन नहीं दिखाई जाते थे वहां। कंप्यूटर की कल्चर, कंप्यूटर की संस्कृति जहां जाएगी वहां सबसे पहले वह विकसित राष्ट्रीयताओं को एकदम निशाना बनाएगी। सारी दुनिया का अनुभव है ये। और तो और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में जहां पर कि नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में महान संघर्ष लड़ा गया और सबसे बड़ी आजादी हासिल की गई। लंबी लड़ाई के बाद अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों मिलकर जो काम की वो काम अनपैरेलल है, लेकिन वो जिस दौर में वो दाखिल हो रहे थे वो कंप्यूटर का दौर था। तो आज ब्लैक नेशनलिटीज की क्या हालत है, आप जस्ट एक बार 5:30 बजे 5 बजे के बाद में जोहानसबर्ग शहर में निकल के देख लीजिए आप। क्राइम ही क्राइम। दुनिया की सबसे फेमस सिटी जोहानसबर्ग, क्राइम की सिटी। एक ऐसा शहर, एक ऐसी राजधानी जहां नेल्सन मंडेला जैसा नायक पैदा हुआ।
तो कंप्यूटर ने एक नई कल्चर पैदा की, और वही नई कल्चर ही थी जिसमें नेशन स्टेट और खासतौर पर जो ताकतवर नेशनलिटीज थी उसको उसने चुनौती दी, उसको सांस्कृतिक तौर पर तहस नहस किया उसने। ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये कोइंसिडेंट नहीं है कि जितने हैकर्स हैं उनमें अधिकतर हैकर्स सब नाइजीरिया और दूसरे ये अफ्रीकी देशों से ही आए। ये कोइंसिडेंट नहीं है। तो मैं जो चीज रखना चाहता हूं वो ये कि ये जो कंप्यूटर जब आया, सैटेलाइट आई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आया, सैटेलाइट टीवी आया, सैटेलाइट टीवी ने जो लोकल भाषा थी उसे ग्लोबल भाषा बना दिया। अब हिंदी के चैनल दुनिया में देखे जा सकते थे, हिंदी का रेडियो दूसरी देशों में सुना जा सकता था। अब हमारी है ना सरकार, 370 तो खत्म कर दिया उसने जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो एक छोटा सा काम नहीं कर सकते। वो छोटा सा काम क्या है? वो छोटा सा काम यह है कि क्या आप पाकिस्तान के कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान का जो एफएम रेडियो वो आराम से जम्मू कश्मीर में सुना जाता है। पाकिस्तान के जो रेडियोज हैं, पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं वो आराम से देखे जाते हैं, क्योंकि आप रोक नहीं सकते उसे। तो क्या फायदा? तो ये जो नेशनल बाउंड्रीज थी, इस नेशनल बाउंड्रीज की जिसकी आप रक्षा कर रहे हैं, उस नेशनल बाउंड्रीज का कोई दाम नहीं है। तो कंप्यूटर जो है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं मानता। हम लाख कोशिश कर ले राष्ट्रीय सीमाओं को मनवाने की, वो नहीं मानता। अब मैं एक दूसरे पहलू की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं, वो ये कि ये जो कंप्यूटर के आने के बाद और ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के आने के बाद में जो चीज विकसित हुई वो ये कि बड़े पैमाने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कल्चर और कम्युनिकेशन उसका विस्तार हुआ। कंप्यूटर और उससे जुड़े हुए जो पूरा संसार है उसके विकास के लिए जो रिसर्च है, जो पूरा का पूरा तामझाम है, वो सारा का सारा तामझाम, उसमें जो पैसा लगा हुआ है वो किनका लगा हुआ है? वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लगा हुआ है। तो रिसर्च के ऊपर जो कंट्रोल है वो किसका है? जो बेसिक चीजें हैं उन पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसका है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का है, गोरों का है। अब कहने के लिए बहुत बड़े सुपर पावर हैं हम, लेकिन हमारे पास में एक टिमटिमाता हुआ सा अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कंप्यूटर के काम आता हो, जिसको कि हमने बनाया हो। कहने के लिए चाइना बहुत बड़ा सुपर पावर है, हर चीज मेड इन चाइना है, लेकिन चाइना ने कोई भी चीज जो कंप्यूटर में लगती है, जो इस्तेमाल होती है, उसकी कोई रिसर्च, कंप्यूटर और सैटेलाइट से जुड़ी हुई चीज की कोई बुनियादी रिसर्च, कोई मौलिक अनुसंधान करके कोई प्रोडक्ट चाइना ने तैयार नहीं किया। तो कंप्यूटर और सैटेलाइट और इसके पूरे कम्युनिकेशन पर किसका कंट्रोल है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। पेटेंट किसके पास है? वो सारे के पेटेंट उन्हीं के पास है। किसी भी ब्लैक्स के पास में, इंडियंस के पास में, चाइनीज के पास में इसके कोई बेसिक जो रिसर्च है उसका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है। सो ये एक नई दुनिया है जिसमें कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आपकी समूची ज्ञान संपदा की मालिक हैं। हम तो इतने में ही खुश हैं कि एप्पल का फोन हमारे फरीदाबाद सेक्टर में बन जाए, खाली हम इतने में ही खुश हैं। फोन किसका? फोन एप्पल का। चाइना जैसा देश ये चीज क्रिएट नहीं कर पाया कि रिसर्च करके कि एक फोन कैसे बनेगा। वो खाली दूसरों की जो टेक्नोलॉजी है उसकी नकल करके, चोरी करके उन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट तैयार किए। ये जितने भी चाइनीज फोन हैं जो नई कंपनियों के नाम से, चाइनीज कंपनियों के नाम से आ रहे हैं, ये सारे के सारे अमेरिका में जो टेलीकम्युनिकेशन में जो बेसिक रिसर्च हुई उस रिसर्च के नकल पर तैयार किए गए। इनमें कोई रिसर्च चाइना की नहीं है। भारत की तो क्षमता इतनी भी नहीं है कि वो नकल कर सके,
भारत तो इतना पुअर विद्यार्थी है इस मामले में, चाइनीज थोड़े से स्मार्ट हैं। सो मैं जो चीज रखना चाहता हूं यह कि पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इजारेदारी को उसने पुख्ता किया और जन्म दिया। और ये एक तरह से अंतरराष्ट्रीय वर्चस्व का एक नया पैराडाइम है। आप इसे नब्बे साम्राज्यवाद कहें या आप इसे कोई और नाम दें, यह अलग बात है। तो जियां लोतार ने सबसे पहले इस चीज को रेखांकित किया कि कंप्यूटर जो है वो पैराडाइम शिफ्ट कर रहा है। और जब ये आया तो इसमें जो चीज सबसे ज्यादा केंद्र में आई वो ये कि पहले हर चीज के बारे में हमारे पास में धारणाएं थी, एक सुचिंतित समझ थी प्रेस के संदर्भ में आने के बाद। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन आई, उस पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ने जो सबसे खतरनाक चीज पैदा की वो ये कि हम परिभाषाओं को छुपाने लगे और परिभाषाओं पर बात ही नहीं करते थे। मसलन भारत सरकार से कोई पूछे कि आप आत्मनिर्भरता का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट बताइए। नरेंद्र मोदी से या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के या उनके किसी कैबिनेट मिनिस्टर से या उनके किसी अर्थशास्त्री से यह बात प्रेस में पूछी जानी चाहिए कि आपका आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट क्या है और आपके आत्मनिर्भरता का प्रोडक्ट कौन सा है जो कि आपने बनाया हो। कौन सी चीज ऐसी है जो कि आप आत्मनिर्भरता के नाम पर आप बनाएंगे। खाली इतना कर दें, तेल की सप्लाई बंद कर दें, आत्मनिर्भर भारत दिखाई दे जाए कैसा आत्मनिर्भर भारत है। जो तेल एक बुनियादी चीज है हिंदुस्तान की, वो हिंदुस्तान में पैदा नहीं होता जितनी हमें जरूरत है। वो हमें अधिकतर तेल बाहर से मंगाना पड़ता है। तो हम बात आत्मनिर्भरता ही कर रहे हैं, लेकिन किस आधार पर कर रहे हैं? हम आत्मनिर्भरता की परिभाषा को छिपा के कर रहे हैं। मुकेश अंबानी के तेल के कारखाने में तेल विदेशों से आता है, भारत के कारखानों में तेल विदेशों से आता है। हम विदेशों से तेल खरीदते हैं, तो जब आप विदेशों से तेल खरीदते हैं तो आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे? आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ ये जो भागलपुरी चादर बनाना नहीं है। आपके यहां कोई हेलीकॉप्टर नहीं बनता, आपके यहां कोई हवाई जहाज नहीं बनता। आपके अभी तो आप सारी चीजें खरीद रहे हैं, लगातार खरीद रहे हैं, आप नहीं तो उपकरण खरीद रहे हैं और उन्हें असेंबल कर रहे हैं। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो हमें यह पूछना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका संसाधन कौन सा है, कहां से आएगा वो? क्या वो देश में ही पैदा हो रहा है? तो पता चलेगा कि नहीं। मैं अपने विद्यार्थी को पढ़ाना चाहता हूं कि मेरा विद्यार्थी सूरदास को ठीक से पढ़े, तो सूरदास को ठीक से पढ़ने के लिए मेरे पास में कौन से उपकरण है? क्या मैं भामा, दंडी या आनंद वर्धन के जरिए सूरदास को पढ़ा सकता हूं? नहीं पढ़ा सकता। मुझे पश्चिम से कॉन्सेप्ट आयात करने पड़ेंगे, मुझे लाना पड़ेगा वहां से, मुझे सीखना पड़ेगा उनसे। संस्कृत काव्यशास्त्र जो हिंदुस्तान का काव्यशास्त्र था, जो यहां की जमीन में पैदा हुआ काव्यशास्त्र था, वह मुझे गोदान पढ़ने में मदद नहीं करता। तो प्रेमचंद की रचना अगर समझनी होगी तो मुझे इसके लिए रियलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पश्चिम से कॉन्सेप्ट उधार लेना पड़ेगा। तो उत्तर आधुनिकतावाद की जो ब्यूटी है वो क्या है? परिभाषा को छिपाओ। इसलिए अब हम लोग ज्यादातर जो हिंदी वाले हैं वो बहुत अच्छे देशभक्त हैं और बड़े पक्के हिंदू हैं। वो आरएसएस वालों से भी ज्यादा पक्के हिंदू हैं, क्योंकि वे कॉन्सेप्ट में बात ही नहीं करते। आप हिंदी की आलोचना की 10 पुस्तकें उठा के देखिए, 10 में से आपको 8 पुस्तक ऐसी मिलेंगी जिनमें कॉन्सेप्ट के आधार पर कोई चर्चा ही नहीं मिलेगी।
तो जब आपके यहां कॉन्सेप्ट पढ़ाए ही नहीं जाते, कॉन्सेप्ट छुपाए जाते हैं, तो वैसी स्थिति में आप ज्ञान का विस्तार करेंगे या ज्ञान का कबाड़ा करेंगे? आत्मनिर्भर भारत क्या सिर्फ कारखाने के लिए जरूरी है, साहित्य के लिए जरूरी नहीं है? तो मैं राधा कृष्ण के प्रेम को कैसे व्याख्यायित करूंगा? कौन सा टूल है मेरे पास में, कौन सा उपकरण है, कौन सी विचार दृष्टि है जिसके आधार पर मैं व्याख्यायित करूंगा? क्या आरएसएस के पास में कोई विचार दृष्टि है? क्या नरेंद्र मोदी के पास में कोई विचार दृष्टि है? आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ चाइना का प्रोडक्ट नहीं है और उस पर पाबंदी लगाना नहीं है। एक ग्लोबल दुनिया में रहते हुए, एक ग्लोबल सिस्टम में रहते हुए, एक ग्लोबल विश्व व्यापार संगठन के साथ में गेट के समझौते पर साइन करने के बाद आप आत्मनिर्भर भारत की कल्पना तभी कर सकते हैं जबकि आप ग्लोबल पूंजी, ग्लोबल माल, इनको अबाध रूप से आने जाने दें, जिनके बारे में आप साइन कर चुके हैं। आप रोक नहीं सकते। और आप रोकेंगे तब तो क्या होगा? वो तो अमेज़न कमाएगा। अरे अब चाइना का जो प्रोडक्ट है, जो चाइना का प्रोडक्ट डायरेक्ट आता था, हमारे यहां दुकान पर बिकता था, अब वो चाइना का प्रोडक्ट आपने डायरेक्ट नहीं आने दिया, फाइन। तो नुकसान किसका हुआ इससे? इससे नुकसान हुआ लोकल दुकानदार का, जो कि 2 पैसा कमा रहा था, उसका धंधा चौपट कर दिया आपने। आपने अपने हिंदू राष्ट्रवाद के चलते और चाइना से मुठभेड़ के नाम पर, जो कि फेक मुठभेड़ है, उसके नाम पर आपने लोकल पूंजीपति का धंधा चौपट कर दिया। आप वही प्रोडक्ट आप अमेज़न पर ऑर्डर दीजिए, अमेज़न आपको 3 दिन में 4 दिन में सप्लाई दे देगा। तो अमेज़न की अगर सप्लाई लाइन बरकरार है तो चाइना के इकोनॉमी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप आत्मनिर्भरता की बात करते समय आप कौन सी चीज कर रहे हैं? आप कर रहे हैं कॉन्सेप्ट छिपा रहे हैं आप। और आत्मनिर्भरता का भ्रम पैदा कर रहे हैं आप। तो हमारे यहां क्या है कि साहित्य का उत्पादन और साहित्य कॉन्सेप्ट पर बातचीत से इनकार और साहित्य के बारे में एक भ्रम की सृष्टि, यह बड़े पैमाने पर हुआ है। और यही पोस्टमॉडर्न कंडीशन की एक सबसे बड़ी ब्यूटी है कि हम किस में मजा ले रहे हैं? स्टाइल। स्टाइल सबसे अच्छी प्रमुख चीज है। कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रमुख है अभी? एक लड़की जब घर से सामान्य तौर पर जब सच के निकलती है तो वो पहला काम क्या करती है? कौन सी चीजें देखने की उसकी महत्वपूर्ण? वो पहले जो सामने उसकी मां हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, तो पूछती है मैं कैसी लग रही हूं। लुक बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अब अंतर्वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, स्टाइल बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, भाषा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। अब हम किसमें आनंद ले रहे हैं? हमें नरेंद्र मोदी की भाषा बहुत अच्छी लगती है, उसके भाषण बहुत अच्छे लगते हैं। अब नरेंद्र मोदी का कंटेंट जानने की जरूरत ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि उसका कंटेंट क्या है। हमारे लिए भाषा ही प्रमुख है। वो चाहे मुरारी बापू के भाषण हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी के भाषण हो, इसमें कंटेंट विश्लेषण की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? आनंद आया कि नहीं आया। तो नई जो चीज पैदा हुई है वो ये कि आप लैंग्वेज में आनंद लीजिए और अंतर्वस्तु की उपेक्षा कीजिए, अंतर्वस्तु के बारे में विभ्रम पैदा कीजिए। और ये जो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन है, इस पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ने जिस चीज पर जोर दिया वो कौन सी चीज है? डिजाइन और नए किस्म की पैकेजिंग। स्वरूप पर जोर है। अब कोई भी
व्यक्ति ये पूछने के लिए तैयार नहीं है। पहले हिंदुस्तान का एक सपना था, लेकिन अब कोई सपना नहीं है। उन्नीस 1990-91 के बाद से जो हिंदुस्तान में जो विकास लागू किया गया, जो शिक्षा लागू की गई, जो 86 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जिसके एक्सटेंशन में अब नरेंद्र मोदी एक एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, उस एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें कोई हिंदुस्तान का सपना नहीं है। अब विद्यार्थी हिंदुस्तान का सपना लेकर पढ़ाई नहीं करता, उसके जेहन में हिंदुस्तान आता ही नहीं है। अब जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला प्रोफेसर है, जो कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर है, वो अब कोई सपना दिल में दिमाग में रख के शिक्षा का कार्य नहीं करता। उसके लिए अभी पे स्केल, उस विद्यार्थी के लिए कैरियर, कंपटीशन, और ये जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और कॉलेज में प्रोफेसर है, इसके लिए संपदा नहीं, वो ज्ञान संपदा नहीं, बल्कि संपदा महत्वपूर्ण है। आप बात करिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि जिस कॉलेज के शिक्षक से या यूनिवर्सिटी के शिक्षक से बात कर रहे हैं, वो कभी साल में कोई रिसर्च पेपर लिखता भी है कि नहीं लिखता। अधिकतर शिक्षक जब मिलते हैं और बात करते हैं तो सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, गाड़ी की बात करते हैं, संपत्ति के संबंधों की बात करते हैं, संपत्ति से जुड़े हुए पहलुओं की बात करते हैं, ज्ञान की बात नहीं करते। पहले वो ज्ञान संपदा का मालिक था, अब वो सिर्फ संपदा का मालिक है, अब प्रॉपर्टी डीलर है। और ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। एक अन्य चीज, और जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, ये कह के मैं ये बात यहीं रोकूंगा फिलहाल, वो ये कि ये जो हम लोग जो पढ़ाते हैं शिक्षा में, उसमें दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसमें कि पोस्ट मॉडर्न कंडीशन है, जिनको बहुत तेजी से प्रभावित किया और बदला है। वो तो यह है कि क्या सिखाया जाए, और दूसरा यह कैसे सिखाया जाए। अब विद्यार्थी की रुचि जानते हैं सिर्फ क्या है? वो एमए का विद्यार्थी हो, चाहे वो बीए का विद्यार्थी हो, चाहे वो हाई स्कूल का विद्यार्थी हो या इंटरमीडिएट का विद्यार्थी हो। अब विद्यार्थी की रुचि सिर्फ इतनी है कि सर ये जो कविता है ना, इसका अर्थ बता दीजिए, इसकी व्याख्या बता दीजिए बस। अब उसने अपने को शब्दार्थ तक सीमित कर लिया है, और ये जो शिक्षक है इसने भी अपने को शब्दार्थ बताने तक सीमित कर दिया है। तो हमारे यहां जो पढ़ाने का जो तरीका है, वो तरीका यह है कि अब क्रिटिसिज्म नहीं पढ़ाया जाता, आलोचना नहीं पढ़ाई जाती। अब हम शब्दार्थ पढ़ाते हैं, व्याख्या पढ़ाते हैं, कविता का अर्थ समझाते हैं। तो कविता का अर्थ या व्याख्या वो विद्यार्थी में आलोचनात्मक विवेक पैदा नहीं करते। तो अब जो विद्यार्थी तैयार हो रहा है, जिसके फर्स्ट क्लास फर्स्ट नंबर है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैं बंगाल में एक सिलेक्शन कमेटी में बैठा हुआ था, तो उसमें एक विद्यार्थी आया। उस विद्यार्थी की खूबी यह थी कि उस विद्यार्थी के पास में 75% से अधिक नंबर थे एमए में। सॉल्ट लेक में किसी स्कूल में वो पढ़ाता भी था। अब वो चाहता था कि कॉलेज में उसकी नौकरी लगे, और वो रिजर्व कैटेगरी से आता था। मैंने उस विद्यार्थी से पूछा कि भाई, हाँ उसने इग्नू से एमए किया था और उसके 75% नंबर थे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई प्रेमचंद की कोई किताब देखी है तुमने? उसका पेपर था कोई प्रेमचंद से रिलेटेड। तो उसने कहा सर पुस्तक तो नहीं देखी। अरे मैंने कहा कोई तो पुस्तक देखी होगी, कभी लाइब्रेरी गए, प्रेमचंद की पुस्तक लाइब्रेरी में निकाल के देखी हो, कवर पेज देखा हो उसका? बोले नहीं सर।
अब आप सोचिए एक ऐसा विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहा है जिसके 75% नंबर हैं, प्रेमचंद का पेपर, स्पेशल पेपर पास करके आ रहा है, लेकिन उसने प्रेमचंद की किताब नहीं देखी। हमने कभी सोचा ही नहीं कि जो इग्नू नाम की यूनिवर्सिटी जो खड़ी की गई है, जिसने कि ह्यूज कैंपेन शुरू किया, और उस ह्यूज कैंपेन का हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसके ऊपर क्या असर हुआ है। यूरोप के देशों में जो इस तरह के विश्वविद्यालय थे, वे विश्वविद्यालय उनके लिए थे जो कि दिन में कहीं नौकरी करते थे और वो शाम को अपने जाके पढ़ाई करते थे। लेकिन यहां तो जो लोग दिन में भी पढ़ना, जिनके पास समय है, और वो भी अब वो उसी एजुकेशन में जा रहे हैं। तो जिसके पास में इग्नू का रीडिंग मटेरियल है, उन परीक्षा आराम से पास हो जाएगा उससे, तो उसे उस संबंधित विषय के लेखक की किताब देखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे बीच में एक ऐसी कल्चर पैदा हुई। पहले ये चीज गैस पेपर, तमाम किस्म के गैस पेपर बिकते थे तमाम यूनिवर्सिटीज के, लेकिन वो इतनी प्रोमिनेंटली नहीं बिकते थे। लेकिन जब से ये ओपन यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट आया और कोर्स आया, इसने पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को और सारे यूनिवर्सिटीज के पाठ्यक्रम को ओवरटेक कर लिया। वहां के पठन पाठन को भी प्रभावित किया उसने, और यह उसका सबसे नेगेटिव इंपैक्ट था। हिंदी साहित्य से एमए कर लेगा, लेकिन वह रामचंद्र शुक्ल की कोई किताब नहीं पढ़ेगा, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसे इग्नू के नोट्स मिल गए जो काफी हैं उसके लिए। तो ये जो कल्चर पढ़ाने की और सिखाने की पैदा हुई, और जो कि अभी एक आम फिनोमिना है, इसने कैसा विद्यार्थी पैदा किया जिसके पास डिग्री तो है, लेकिन उसने जो कोर्स पास किए उससे रिलेटेड किसी भी लेखक की रचना को उसने उठा के नहीं देखा है, उसने नोट्स पढ़े हैं। इग्नू के जो नोट्स हैं वो नोट्स हैं जो कि उसकी रीडिंग मटेरियल है, मूल रचनाएं नहीं है। तो अब साहित्य का उत्पादन तो होगा नहीं, साहित्य की शिक्षा भी नहीं होगी। अब तो नोट्स का उत्पादन, नोट्स की शिक्षा। तो अब क्लास में जब शिक्षक जाता है तो विद्यार्थी की उम्मीद यह होती है कि शिक्षक नोट्स लिखाता है कि नहीं लिखाता। जो शिक्षक नोट्स लिखाता है वो बहुत अच्छा शिक्षक माना जाता है, और जो शिक्षक नोट्स नहीं लिखाता, उसमें मदद नहीं करता, वो अच्छा शिक्षक नहीं माना जाता। इसे कहते हैं ज्ञान का हाथ से निकल जाना। अब आपके पास में डिग्री तो है लेकिन नॉलेज नहीं है, आप शिक्षित तो हैं लेकिन आपके पास में शिक्षा जिस विषय की आपने ली है उसके बारे में कोई आपके पास में आलोचनात्मक विवेक नहीं है। इसलिए ये जो नया जो दौर है, इस नए दौर की ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि इससे हम लोग कैसे निकलें। एक अन्य पहलू, इसे जस्ट मेंशन भर कर रहा हूं मैं, कि हमारी जो शिक्षा है उस शिक्षा का उद्देश्य यह रहा है कि ये जो शिक्षक और छात्र है इसके बीच में समानतापूर्ण संबंध बने। लेकिन जब अब ये जो नोट्स केंद्रित जो शिक्षा होगी उसमें समानतापूर्ण संबंध नहीं होंगे, जो व्याख्या केंद्रित शिक्षा होगी इसमें समानतापूर्ण संबंध की कोई जगह नहीं है। क्लास 10, क्लास 12, बीए, एमए, हर लेवल पर अभी ट्यूशन हो रहा है, बड़े पैमाने पर ट्यूशन हो रहा है। विद्यार्थी परेशान है कि वो कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही। जिस शिक्षक को कॉलेज में पढ़ाना चाहिए उस कॉलेज के शिक्षक को कॉलेज में पढ़ाने का समय नहीं है, वो घर में पढ़ा रहा है, ट्यूशन कर रहा है। और ट्यूशन भी क्या कर रहा है? क्वेश्चन केंद्रित टीचिंग। उसने 20-25 सवाल
बना लिए, उस 20-25 सवाल के ही वो आपको नोट्स लिखाता रहेगा और उसका कोचिंग खत्म। ये जो नोट्स थीम से रिलेटेड, विषय से रिलेटेड नोट्स लेके मेहनत करके तैयारी करके कंपटीशन करके जीतने की जो पद्धति थी वो सिर्फ यूपीएससी में थी। अब ये पद्धति सारे विषयों में वायरस की तरह फैल चुकी है। तो अब विद्यार्थी के पास में सूचनाएं तो होती हैं, लेकिन उसके विश्लेषण की उसके पास में क्षमता नहीं होती। वो ये तो जानता है कि रीतकाल में कौन से लेखक थे, बिहारी थे, केशव थे, वो ये जानता है भक्ति काल में कौन कौन से लेखक थे, वो ये जानता है। लेकिन जो ही उससे आप कहेंगे कि तुम 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट तुम सूरदास पे बोलो, तुम भक्ति काव्य पे बोलो, वो बोल नहीं पाएगा। तो शिक्षा का पूरा पैराडाइम किस पर केंद्रित हो गया है? प्रश्नोत्तरी पर केंद्रित हो गया है, वो ज्ञान पर केंद्रित नहीं है। तो नई जो शिक्षा प्रणाली हमारे बीच में विकसित हुई, उस नई शिक्षा प्रणाली की ब्यूटी है कि वहां ज्ञान का दाखले के पहले ही अपहरण कर लिया गया है। तो अब जो शिक्षक पढ़ाने के लिए क्लास में आ रहा है, मैं खुद भी इस मतलब कष्ट को झेल चुका हूं, वो बाद में कभी बात करूंगा मैं। उस शिक्षक की ट्रेजेडी है कि वह शिक्षक सिर्फ मांग पूर्ति के आधार पर क्लास में दाखिल हो रहा है, क्योंकि लड़कों की मांग है कि सर वही बताएं जो सवाल आने वाले हों, उन्हीं की हम तैयारी करेंगे, उन्हीं की हम पढ़ाई करेंगे, उन्हीं के वो नोट्स लिखाएं। शिक्षा का संबंध ये मांग पूर्ति के आधार पर विकसित नहीं होता। इससे ज्ञान का कोई भी आधार नहीं बनता। और यही वजह है कि शिक्षित मूर्खों की एकदम बेशुमार भीड़, असंख्य भीड़ पैदा हो गई है। पहले विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी से लोग डरते थे कि विश्वविद्यालय में पढ़ता है उसकी नॉलेज होगी, और अभी स्थिति है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी सामान्य सी चीजों को नहीं जानता। मैंने एक दिन अपने एक दोस्त से पूछा, मैं तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नॉर्मली नहीं गया कभी, जब से पढ़ के निकला हूं, 1-2 बार की घटनाओं के बाद। तो मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ ज्योग्राफी में नए लोग आए हैं तो वो कैसे पढ़ाते हैं? तो ज्योग्राफी में जो नए लोग आए हैं वो क्या मैप वगैरह बनाना जानते हैं? तो उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा जो ज्योग्राफी में पढ़ाने आए हैं वो मैप नहीं जानते, कैसे पढ़ाते हैं? तो बोले कंप्यूटर से आते हैं, कंप्यूटर खोलते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये भारत है, ये नेपाल है, ये भूटान है, वो मैप दिखाते हैं कंप्यूटर से और पढ़ाते हैं। अब आप सोचिए ज्योग्राफी का टीचर अगर मैप बनाना न जाने, कार्टोग्राफी न जाने, वो कैसा शिक्षक होगा? मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं और मैं हिंदी साहित्य पढ़ाने के साथ साथ मैं ये आपसे अनुरोध करूंगा कि हिंदी साहित्य पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं आप उनसे पूछिए कि महाराज कृपा करके मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि जो विषय पढ़ा रहे हो उसके पढ़ाने के लिए कोई 2-4 अच्छे लोगों की किताब के नाम बता दो, आलोचकों की लिखी हुई अच्छी किताबों के नाम बता दो। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी इतनी भयानक स्थिति है कि जो हिंदी के प्रोफेसर हैं, जो विभिन्न विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लेके दिल्ली विश्वविद्यालय से लेके जामिया से लेके हैदराबाद विश्वविद्यालय तक, उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि अगर एक विद्यार्थी खड़ा हो जाए कि मुझे धर्मनिरपेक्षता पर रिसर्च करनी है तो मुझे आप 5 अच्छी किताबों के नाम बताइए, तो हिंदी का प्रोफेसर 5 किताबों के नाम नहीं बता सकता। हां, वो शॉर्टकट जरूर बता देगा कि कैसे कट पेस्ट करना है। तो जो विद्यार्थी तमस पर काम करना चाहता है, जो विद्यार्थी आधा गांव पर काम करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, उसको यह जानना जरूरी है कि भारत विभाजन कैसे हुआ, क्या हुआ। तो हिंदी के प्रोफेसर की जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम एक रीडिंग लिस्ट अपने विद्यार्थी को प्रोवाइड करे।
आप उठा के देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय से लेके हैदराबाद विश्वविद्यालय तक सभी विश्वविद्यालयों के प्रोस्पेक्टस उठा के देखिए, पाठ्यक्रम उठा के देखिए, आपको उसमें तमीज के हिंदी के किसी भी लेखक की किताब नहीं मिलेगी, क्योंकि हिंदी में लिखा ही नहीं गया। हिंदी का प्रोफेसर किसी का नाम जानता ही नहीं है, और अंग्रेजी की किताब वो पढ़ता नहीं है। आप खाली इतना ही पूछ लीजिए कि सर पेंगुइन की दुकान किधर है, ये बता दीजिए, उसका एड्रेस बता दीजिए। सेज की दुकान किधर है, उसका एड्रेस बता दीजिए। हिंदी के शिक्षक को नहीं मालूम। जब उसे दुकान का पता ही नहीं मालूम, तो किताब का पता कहां से पता होगा उसे? तो अब हमारे पास में शिक्षक कौन सा है? शिक्षक तो है, धाकड़ प्रोफेसर है, कोई दलित विशेषज्ञ है, कोई उपन्यास विशेषज्ञ है, एक बड़े विशेषज्ञ हैं वहां, और सारे पुरस्कार प्राप्त प्रोफेसर हैं। तो ज्ञान की जो चर्चा जो मैंने आपसे शुरू जहां से की थी कि पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो सबसे ताकतवर जगह है उसे एक चुनौती देता है, उसे क्षतिग्रस्त करता है। तो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ने सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त किया किसे? ये जो प्रोफेसर थे, ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक थे, इनको सबसे ज्यादा उसने क्षतिग्रस्त किया। और आज आप किस पर निर्भर है? आपको कोई चीज जाननी, अब आप इंटरनेट पर जाइए, गूगल में जाइए, सर्च कीजिए और वहां से उत्तर ले लीजिए। यानी अब इन सारी चीजों का विकल्प कहां है? गूगल। नॉलेज का विकल्प कहां है? गूगल। क्या ये संभव है? क्या यह संभव है कि मैं दिल्ली को गूगल के जरिए जान जाऊं? यह संभव है? क्या यह संभव है कि मैं जब आधा गांव पढ़ाऊं या मैं मेला आंचल पढ़ाऊं तो मैं मेला आंचल के इलाके को जाने बिना पढ़ा सकता हूं गूगल के जरिए? क्या यह संभव है? अब भारत को जानेंगे नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्र को जानेंगे नहीं, जिस महानगर में रहते हैं, जिस महानगर में लेखक लेखिकाएं रहते हैं और रचनाएं लिख रहे हैं, उस महानगर को जानेंगे नहीं। आप व्याख्या और सिर्फ व्याख्या। तो ज्ञान का जो ये जो क्षेत्र, सतही क्षेत्र पैदा हुआ, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपको चाउमीन से पेट भरना हो। चाउमीन कोई हेल्दी फूड नहीं है, आप उससे अपना शरीर पुष्ट नहीं कर सकते। आप कभी कभार उसे फास्ट फूड की तरह तो खा सकते हैं। सो अभी जो टीचिंग है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में, वो टीचिंग कौन सी है? फास्ट फूड की तरह। सर की क्लास है, 1 घंटा क्लास कर रही है, बस नोट्स मिल जाएंगे, किस्सा खत्म। सर गए काम से, विद्यार्थी भी गया काम से, तो सर ने नोट्स लिखा दिए, किताब बीच में आती ही नहीं है। प्रेमचंद तो पढ़ाई हो गई, मुक्तिबोध तो पढ़ाई हो गई, जयशंकर प्रसाद तो पढ़ाई हो गई, लेकिन किताब आई नहीं, क्लास में ही नहीं आई। विद्यार्थियों ने किताब खरीदी ही नहीं, नोट्स तैयार हो गए, परीक्षा हो गई, परीक्षा में 75% से ऊपर नंबर मिल गए, टॉपर हो गए, लेकिन विद्यार्थी कभी किताब के पास पहुंचा ही नहीं, शिक्षक किताब के पास पहुंचा ही नहीं। सो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ने जो सबसे ज्यादा नुकसान किया है वो किसे किया है? वो नॉलेज के एरिया को, ज्ञान के एरिया को और आपके आलोचनात्मक विवेक को सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त किया है। उसने जो आपकी आइडेंटिटी थी, जो एक शिक्षक की आइडेंटिटी थी, एक प्रोफेसर की आइडेंटिटी थी, मैं प्रोफेसर हूं, मुझे रिटायरमेंट के बाद में एक अच्छी तनख्वाह मिलती है, पेंशन जिसे हम लोग कहते हैं। वो पेंशन कौन देता है मुझे? वो पेंशन देता है हिंदुस्तान का गरीब आदमी, उसके टैक्स से पेंशन मिलती है मुझे। मैं ये फील करता हूं कि मेरी अकाउंटेबिलिटी उसके प्रति है, इसलिए मैं आपके बीच में कम्युनिकेट करता हूं। मेरी अकाउंटेबिलिटी उन लोगों के प्रति नहीं है जो सरकार में बैठे हुए हैं, मुझे इनकी कोई मोहब्बत नहीं है। मेरी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति है, जो जनता का पैसा मुझे मिलता है। मैं किसके लिए पढ़ता हूं? मेरे पास नॉलेज किसके लिए है? इसलिए मैं धंधे करो, 50 किस्मी तिकौन करो, और जब आप 50 किस्मी तिकौन करेंगे और आप महीने में 28 दिन मंत्री के दरवाजे की चौखट पर बैठे रहेंगे, तो पढ़ेंगे कब? मंत्री भी जानता आप नहीं पढ़ते।
तो देश के मंत्री जो है वो प्रोफेसरों को गंभीरता से नहीं लेते, क्यों? वो जानते हैं चक्कर लगाते रहते हैं यहां। तो जब जो दिन भर मंत्री चक्कर लगाता रहेगा, वो मंत्री नॉलेज का उत्पादन कब करेगा, पढ़ेगा कब? वो अभी 4 घंटे मंत्री के यहां बैठा, 4 घंटे पार्टी के दफ्तर में जाके बैठा, 4 घंटे वो पीएम हाउस में बैठा, 4 घंटे उसने गप की, उसके बाद में रात को सो गया वो जाके। अब बात कीजिए, सर्वे कीजिए कि जिस प्रोफेसर को 2 लाख रुपए महीने तनख्वाह मिलती है, क्या उसका 5% हिस्सा वो किताब के खरीदने पर और किताबों को पढ़ने पर खर्च करता है? तो मालूम पड़ेगा नहीं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने नामवर सिंह को भी देखा है मैंने नीचे जो सामान्य शिक्षक है उनको भी देखा है। ये बीमारी टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक फैली हुई है। सो ज्ञान का विपर्य, ज्ञान का क्षय, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन की, जबकि पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को क्या करना चाहिए था? ज्ञान समाज बनाने के लिए हमने जो नई कंप्यूटर आधारित कम्युनिकेशन प्रणाली को विकसित किया था, लेकिन संयोग की बात है वो सूचना आधारित कम्युनिकेशन प्रणाली बनकर रह गई। हम उसे नॉलेज में कन्वर्ट नहीं कर पाए। अब मेरे लिए एक सूचना है कि फला विद्यार्थी हिंदी से एमए है, उसके नंबर कितने हैं ये मुझे मालूम है। नॉलेज के बारे में तो मुझे भयानक निराशा हाथ लगेगी। जो चीज कहना चाहता हूं वो ये कि ये जो मांग पूर्ति के आधार पर जब आप शिक्षा का सिस्टम चलाएंगे तो उससे ज्ञान का विकास नहीं होगा। डिग्रियों का तो होगा, ज्ञान का व्यापार भी होगा, ज्ञान से मुनाफा भी बहुत आएगा। कलकत्ते में ऐसे शिक्षक रहे हैं जो पढ़ाते रहे हैं ट्यूशन, जिनका टर्नओवर लाखों रुपया प्रति माह रहा है, लाखों रुपया। 3-3, 4-4 मंजिल के घर हैं और चारों फ्लोर भरे हुए चल रहे हैं। कॉलेज में नहीं पढ़ाते, घर में ट्यूशन पढ़ाते हैं, और एक एक बैच में 20-20, 30-30, 25-25 विद्यार्थी। और ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, इस पैराडाइम शिफ्ट को समझने की जरूरत है कि ये जो शिक्षक है ये अब ज्ञान के उत्पादन की बजाय लक्ष्मी के उत्पादन में लग गया है। ये विद्यार्थी को शिक्षित करने की बजाय डिग्रीधारी बनाने के काम में लग गया है। इसीलिए अब नरेंद्र मोदी की सरकार ये प्रेशर क्रिएट करने वाली है कि कमाई करो और तनख्वाह पाओ। अगर तुम्हारे यहां जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं वो अपनी फीस खुद देंगे, अपने खर्चे खुद उठाएंगे, और उस खर्चे में तुम्हारे भी खर्चे शामिल हैं। यानी वर्चुअली हर चीज अब सेल्फ फाइनेंसिंग होगी। विद्यार्थी पैसा देगा तो यूनिवर्सिटी चलेगी, विद्यार्थी पैसा देगा तो शिक्षकों की तनख्वाहें बटेंगी, और विद्यार्थी पैसा नहीं देगा और विद्यार्थी अगर तुम जुगाड़ नहीं कर पाते तो बस विभाग बंद। तो इसमें किसका नुकसान हो सबसे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा कौन से विभाग बंद होंगे? साहित्य के विभाग सबसे पहले बंद होंगे, क्योंकि साहित्य में पढ़ने की किसी की दिलचस्पी नहीं है। जब कहीं दाखले नहीं होते तो साहित्य में दाखले के लिए आते हैं लोग। सो असली चीज जहां से कि हमें एक जो नया परिवर्तन जो हमारे बीच में घट रहा है उसे समझने की जरूरत है, वो ये कि हम लगातार एजुकेशन में, ये जिम्मेदारी थी राज्य की, ये जिम्मेदारी थी इस नागरिक समाज की कि वो एजुकेशन को समृद्ध करे, ये जिम्मेदारी थी शिक्षक की कि वो एजुकेशन को समृद्ध करे, लेकिन हमने लगातार एजुकेशन के निजीकरण के जरिए एक नया ऐसा जिसे कि प्रवाह शिक्षा का शुरू किया जो किस पर आधारित था? व्यापार पर आधारित था। और यही वह जगह है जहां के जिया लौतार ध्यान खींचते हैं कि अब नॉलेज का मतलब, शिक्षा का मतलब व्यापार है। और इस चीज को, इस मंत्र को हमारी सरकार, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, इस चीज को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया है कि अब जो कुछ है, पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, ज्यादा फीस दो, टीचर मिल जाएगा।
और ये जो चीज है, इस चीज को समझने की जरूरत है। इसलिए हमें शिक्षा के बारे में नए कॉन्सेप्ट की जरूरत है। एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत है जो कि हमें ज्ञान समाज की ओर ले जाए। हमें सूचना समाज के नाम पर जो सोसाइटी बनाई जा रही है, जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी बनाई जा रही है, इस इंफॉर्मेशन सोसाइटी के ढांचे को बदल के नॉलेज सोसाइटी के ढांचे में कन्वर्ट करना है। हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम छात्र और शिक्षक के बीच में ज्ञान के आधार पर, समानता के आधार पर संबंध विकसित करें। ये जो मांग पूर्ति के आधार पर नहीं। अभी स्थिति यह है कि जो अच्छा शिक्षक वही है जो अच्छे नोट्स लिखाता है। मैं नोट्स नहीं लिखाता था, मैं उतना अच्छा शिक्षक नहीं था। तो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ने जो हमें चैलेंज दिया है वो ये कि सरकार चाहती है सूचना समाज का विकास हो और हम चाहते हैं ज्ञान समाज का विकास हो, नॉलेज सोसाइटी बने। और नॉलेज सोसाइटी बनाने के लिए जरूरी है कि आप पूरे के पूरे पैराडाइम की जो ये शिफ्ट है, इस पैराडाइम को नए सिरे से परिभाषित और विश्लेषित करें। इसके जितने भी आइडियोलॉजिकल लेयर हैं, इसमें जिन लोगों की भूमिका है उसे पिन पॉइंट करें, रेखांकित करें। हम पढ़ने पढ़ाने की पद्धति जो एक दृष्टि केंद्रित रही है, उस एक दृष्टि केंद्रित पद्धति से आगे बढ़ के इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का इस्तेमाल करें और विद्यार्थी को कंज्यूमर न समझें। आप विद्यार्थी को आप कंज्यूमर समझेंगे तो विद्यार्थी भी शिक्षक को क्या समझेगा। अभी गेट ने किया है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो गेट का वो क्या है कि अब एजुकेशन अब सर्विस सेक्टर में आ गई, अब सेवा क्षेत्र में है। वो पहले सेवा क्षेत्र में नहीं थी। सो जब सेवा क्षेत्र में जब आ जाएगी तो विद्यार्थी को तो आपको सेवा देनी होगी, और विद्यार्थी को अगर सेवा लेनी है तो विद्यार्थी को पेमेंट देना होगा। सो हमें शिक्षा को ज्ञान के क्षेत्र में वापस लाना है, इसे सर्विस सेक्टर से निकालना है। यह हमारी जिम्मेदारी है। ग्लोबलाइजेशन से लड़ना चाहते हैं तो ग्लोबलाइजेशन से लड़ने के लिए जरूरी है कि ज्ञान को जो सर्विस सेक्टर में डाल दिया गया, इस सर्विस सेक्टर से निकालने के लिए प्रयत्न करें। दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार जो आत्मनिर्भर बनना चाहती है, जो विश्व गुरु बनना चाहती है, उसके मुंह से तो जवाब नहीं निकल रहा है कि सर्विस सेक्टर में शिक्षा चली गई और सर्विस सेक्टर से बाहर निकालो इसे। सर्विस सेक्टर में शिक्षा के जाने का अर्थ यह है कि आपके लिए अब विद्यार्थी नागरिक नहीं है, बल्कि वह एक कंज्यूमर है। और विद्यार्थी के लिए शिक्षा एक सिर्फ वस्तु है, शिक्षक एक सेवादार है। आपने पैसे दिए हैं, शिक्षक की जिम्मेदारी है वो आपकी क्लास ले। आपने पैसे नहीं दिए, आपकी क्लास नहीं लेगा। इस रिलेशन को बदलना होगा। जो शिक्षा अब सर्विस सेक्टर में डाल दी गई है, इस शिक्षा को बाहर लाके ज्ञान के क्षेत्र में खड़ा करना होगा। देखते हैं हम कितना इसमें सफल होते हैं, हमारे बुद्धिजीवी कितने सफल होते हैं, हमारे जन आंदोलन कितने सफल होते हैं। क्योंकि हमने अभी इस पर तो बहस ही नहीं चलाई है जन आंदोलनों के बीच में, क्योंकि हम सब डरते हैं कि कहीं शिक्षक भाग न जाएं, क्योंकि शिक्षकों की आदत पहले बिगाड़ दी गई। अब शिक्षक को खुद वस्तु बना दिया गया, और शिक्षक जब वस्तु बन गया तो वह शिक्षक स्वयं अब नागरिक की तरह आचरण नहीं कर रहा। वो उस अपने एक नागरिक अधिकार की तरह शिक्षा को नहीं ले रहा, बल्कि उस सेवा की तरह ले रहा है। उसका एक दायित्व है, यूनिवर्सिटी है, वो जाता है, क्लास ली, चला आया। ये पूरा का पूरा एटीट्यूड बदलना होगा। नया एटीट्यूड क्या होगा, ये निर्भर करता है कि आप इस पूरे के पूरे पैराडाइम को कैसे बदलते हैं, सूचना समाज को कैसे ज्ञान समाज में लाते हैं, शिक्षा को सर्विस सेक्टर से निकाल के कैसे ज्ञान के क्षेत्र में लाते हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी की सरकार के किसी भी मंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकली, शिक्षा मंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकली है कि शिक्षा सेवा नहीं है।
अगर शिक्षा सेवा है तो तय मानिए हिंदुस्तान अपने दुर्भाग्य के लिए भोगने के लिए आवश्यक है, क्योंकि हिंदुस्तान की 7% से ज्यादा जनता ऐसी है जिसके पास में शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, तो वे अशिक्षित रहने के लिए मजबूर हैं। हम लाख दावे करें और जो शिक्षित बनेंगे भी वो कैसे शिक्षित बनेंगे, वो सिर्फ डिग्री होल्डर होंगे, उनके पास नॉलेज नहीं होगी। तो चुनौती बहुत गहरी है। और ये चुनौती कैसे बदली, नए परिवेश में हम कैसे लाएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।